आज मैंने आपको कई सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया। एजुकेशनल साइकोलॉजी की कई चीज़ें बताई, जैसे थॉर्नडाइक के बारे में बताया, पैवलोव के बारे में बताया। आज मैं आपको बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का वो पहला क्वेश्चन बता रही हूँ जो ऑल ओवर इंडिया, कम से कम ऑल ओवर इंडिया तो वो पढ़ाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट टाइप भी आता है, वेरी शॉर्ट टाइप भी उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और विश्व में भी कई जगह, सब ज़्यादातर जगहों पे बीएड में ये एजुकेशनल स्टडी में ये आता है। ये एक महत्वपूर्ण पेपर यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, शिक्षा मनोविज्ञान वो है। और वो है क्या, उसका परिचय क्या है, कब वो प्रकाश में आया, उसकी क्या विधियां हैं, उसके क्या क्षेत्र हैं, वो क्या फ़ायदा पहुंचाता है शिक्षक को और वो क्या फ़ायदा पहुंचाता है स्टूडेंट्स को, इस सब के बारे में मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसका इतिहास ले लेती हूँ। फिलॉसफी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट डिसिप्लिन है स्टडी का, उस डिसिप्लिन में ही, फिलॉसफी डिसिप्लिन से ही ये जनरेट हुआ है। कब आया है, उसी की ऑफशूट ब्रांच है साइकोलॉजी। लगभग 1590 शताब्दी में ये प्रकाश में आया और तब ये कहा गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी में इसको अरस्तु ने, प्लेटो ने, डेकार्ट ने इसको आत्मा का विज्ञान कहा। और अरस्तु ने का 16वीं शताब्दी में ही अरस्तु ने कहा कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, उसी की स्टडी है। तो पूरी जब 16वीं शताब्दी खत्म होती रही तब तक कहा गया उन लोगों से कि इसकी व्याख्या करिए। अगर ये आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा की व्याख्या करिए, आत्मा क्या है। और वो लोग इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहे और इसलिए ये उनकी दी गई ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया, यानी कि आत्मा का विज्ञान कहा अरस्तु डेकार्ट ने, मस्तिष्क का विज्ञान कहा पापलाजी ने, और चेतना का विज्ञान का विलियम वुड्स, जेम्स टीचर, व्यवहार का विज्ञान कहा वाटसन ने। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें कही। 16वीं शताब्दी के बाद से ये फलीभूत होने लगा, यानी कि एक ब्रांच के रूप में, एक स्टडी की ब्रांच के रूप में सामने आ गया एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके द्वारा हम ये अध्ययन करते हैं कि मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान कितना सहायक होता है किसी बच्चे की शिक्षा में। और हम ये भी अध्ययन करते हैं कि उस बच्चे को कोई टीचर कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है अगर वो उसके मन का विज्ञान जान जाए। अगर यही इसकी प्रिंसिपल, यही इसके मूल में है कि एक टीचर कोशिश करता है कि वो सारी बच्चों पे ऑब्जर्वेशंस लेकर के और कोशिश करता है कि लर्निंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, बच्चों के मन में क्या चीज बैठाल दी जाए कि उनके मन जैसा हो, और उनके मन जैसा होगा तो वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान शिक्षा जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक मनोविज्ञान और दूसरे शिक्षा। ये शब्द ग्रीक भाषा के साइकोलॉजी से लेके आए हैं। साइको यानी मन का मन, और लोगस मतलब विज्ञान का अर्थ है, उनका प्रकाश का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है। तो मन का शिक्षा, मन का विज्ञान, इससे ये जनरेट हुआ, ग्रीक भाषा से लेकर के आए। यूनानी लोगों की देन है ये शब्द साइकोलॉजी का, उसी का रूपांतर यानी अनुवाद मनोविज्ञान है। शिक्षा और मनोविज्ञान जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, है ना, जो अभी आपको मैंने संक्षेप किया, पूरा बड़ा करके बता दिया। इटली के मनोवैज्ञानिक पापलाजी व उनके सहयोगी थासडरीड ने 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया था, जो कि आजकल हम लोग मन का ही विज्ञान समझ करके इसको करते हैं। 19वीं शताब्दी में बीच में ये गैप आ गया काफ़ी, और फिर 17वीं 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। फिर 19वीं शताब्दी में जाके विलियम वुड, विलियम जेम्स टिचनर आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, कॉन्शियसनेस की साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, कॉग्निटिव साइंस के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, जिसके मानने वाले जेबी वाटसन, वुड्सवर्थ, स्किनर, मैकडोनाल्ड
मैकडूगल आदि ने मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान माना। इस तरीके से ये पूरा इतिहास आ गया। व्यवहारवाद के संबंध में जेवी वाटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का भी जनक कहा जाता है। जेवी वाटसन को ये प्रश्न अक्सर आता है आपका, इसलिए मैंने अलग से इसको कहा। तो ये थोड़ा सा आपकी पृष्ठभूमि हो गई मनोविज्ञान की। अब परिभाषाएं देख लें। मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। टेट, सुपर टेट, बीएड, एमएड सब जगह मनोविज्ञान की परिभाषाएं देनी पड़ती है विद नेमिंग, कि साइंटिस्ट ने दी इसको। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, जो कि फेमस डेफिनेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो ने कहा ये अलग दूसरे सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा का मनोविज्ञान है। स्किनर का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, स्किनर का एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो स्किनर को इम्पोर्टेंट मानिएगा और क्रो एंड क्रो की परिभाषा जरूर से दे दीजिएगा। अच्छे नंबर मिल जाते हैं। मेरे तो 100 में से 90 नंबर मिले थे, तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। जो मेरे नोट्स हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। मनोविज्ञान के अध्ययन और अध्ययन से संबंध रखने वाली शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। शिक्षा है मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। अब ये देखा गया कि ये पूरा एक पेपर कवर करता है एजुकेशनल बीएड में, एजुकेशन पेपर में, बीएड एमएड में। तो बीएड का जो ये पूरा का पूरा पेपर लाता है, तो इसके उद्देश्य क्या है, आइए उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य है कि बालकों बालिकाओं यानी बच्चों में, शिष्यों में की अभिवृद्धि एवं विकास का ज्ञान कराना। उनकी हमें उनके अभिवृद्धि होती है और उनके विकास का ज्ञान कराना होता, पता चलना होता कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, वो कितना कुछ कर सकते हैं उनके ज्ञान में, उनके फिजिकल एक्टिविटीज में जो कि साइकोसोमेटिक हो जाती हैं, उन सबसे वो कितना उनका पोटेंशियल कितनी, क्षमता कितना, उसका भी ज्ञान कराना एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम होता है। बालक के वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान कराना, यानी कि एक बालक दूसरे बालक से कितना अंतर है, इंडिविजुअलिटी का ज्ञान कराना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब होता है, अर्थ होता है, विशेषता होती है इसकी। शिक्षा के उद्देश्यों, युक्तियों, व्यूहों, रचनाओं आदि के निर्धारण में भी ये सहायता करता है। यानी कि जब हम पेवलोव का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, स्किनर का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, थॉर्नडाइक का देखते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें इससे बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जा रही हैं जो कि प्रिपेयर्ड है, बस हमें उसको कार्यान्वित करना, इम्प्लीमेंट करना। कुछ ऐसी थ्योरियां हमको मिल जा रही हैं जिनसे शिक्षा का क्षेत्र जो है वो सरल होता जा रहा है। तो इसका ये भी उद्देश्य है कि इन सिद्धांतों को बच्चों के क्लासरूम में कार्यान्वित कराना और उस कार्यान्वित कराने से अच्छे परिणाम लेके आना। यानी कि शिक्षा जो है, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और अच्छे बच्चे को और अच्छा बचाती और अच्छे बच्चे को उत्कृष्ट बनाती है। निम्नतर बच्चे को जो कि समझने बूझने में परेशान है, उसको और भी अच्छा बना देती है संगठित शक्ति के द्वारा और शिक्षा के इन सिद्धांतों के द्वारा जो कि प्रतिपादित किए जा चुके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा निकल के आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र जो है वो इस तरीके से बिंदुवत, आइए हम देख लेते हैं। बालक के वंशानुक्रम प्लस वातावरण का अध्ययन करना, यानी कि उसकी जीन्स क्या है, हायरार्की क्या है, कहाँ से वो आया है बच्चा, उसका अध्ययन करना ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे किसी ऐसे घर की बेटी क्लासरूम में गई है पढ़ने, जिसके यहाँ ट्रेडिशनली खाना बनाना एक कल्चर की तरह का, और ये कल्चर यानी कि एक अच्छे गुडविल में गिना जाता, अच्छा काम माना जाता है। तो वो बच्ची जब क्लासरूम में जाएगी तो वो घूम फिर करके उन्हीं विधियों को लेकर के आएगी। यानी कि पहले दाल धोना, चावल धोना, उसका जुहाना, उसको बनाना, उसको करना, धैर्यपूर्वक सारा काम करेगी। किसी बच्ची की यहाँ जंगलों में जाके जड़ी बूटियां ढूंढी जा रही, तो वो बच्ची उस तरीके का काम करेगी। किसी
बच्चे के यहाँ लोहार का काम हो रहा है तो वो उस तरीके का काम करेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। तो बच्चे इस चीज को लेकर के आए हैं, यानी कि शिक्षा का ये जो मुख्य उद्देश्य हम लोग पढ़ाते हैं उसमें ये है कि पूर्व ज्ञान से उनकी को ले करके आगे की ज्ञान में वृद्धि करना, और कुछ ज्ञान दे करके उसमें वृद्धि करना, यानी पूर्व ज्ञान पहले से होना चाहिए। तो ये पूर्व ज्ञान ही परिवार का अध्ययन और वंशानुक्रम के अध्ययन में सहायक होता, वातावरण में सहायक होता कि बच्चा किस वातावरण से आया। अगर एक डॉक्टर मम्मी पापा की बेटी है और प्रतिदिन उनके साथ नर्सिंग होम में जाती है या उनकी टॉकिंग सुनती है तो बेटी को इंजेक्शन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अगर एक साइंटिस्ट की बेटी है जिसकी मदर जीनोम पे काम कर रही हैं और जेनेटिक कोडिंग पे काम कर रही हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ जीन्स बता रही हैं, तो वो फटाफट जीन्स के बारे में बता देगी। वो बता देगी कि जो आर्जिनिन क्या है, लेसिथाइन क्या है, अमीनो एसिड्स क्या है, बेस क्या, कौन सा बेस किससे, आर्जिनिन किससे जुड़ता है, एडेनिन किससे, साइटोसिन से जुड़ता है कि ग्वानिन से जुड़ता है। तो इस तरीके से वो लड़की वो बता देगी आसानी से, क्योंकि उनके घर की टॉकी यही हो रही है। उनके पेरेंट्स दोनों जेनेटिक इंजीनियर हैं, बायोटेक्नोलॉजी से आए हैं। तो इस तरीके से जब हम उनके वातावरण का अध्ययन कर लेते हैं तो हम जान जाते हैं कि बच्चे को किस दिशा में अगर हम भेजें तो वो ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा। तो मनोविज्ञान ये काम करता है। एक साइकोलॉजिस्ट, एक टीचर को ये उसका अध्ययन करने से ये हेल्प मिल जाती है। बालक की शारीरिक व मानसिक विकास क्रियाओं का अध्ययन करना, शारीरिक और मानसिक क्रियाएं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में शारीरिक और मानसिक, यानी कि कोई बच्चा बैठकर डूडलिंग कर रहा है, डूडलिंग मतलब कुछ बनाता जा रहा है, जब भी बैठा है बनाता है, तो उससे हम पता करते हैं कि बच्चे के घर में भी कुछ ऐसा होता है, या क्या ये बच्चे का गुस्सा निकालने का तरीका, यानी कि बच्चे को जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा वो कुछ डूडलिंग करना शुरू कर दे रहा है, तो हमें पता चलता कि हाँ ऐसा है, ये तरीका है। बाल विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, बाल विकास कैसे होता है, बच्चे कैसे नर्सरी से लेके 12th तक बच्चे टीचर के पास रहते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमें बाल विकास का हम कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा, एक नर्सरी का ही बच्चा बड़ी अच्छे से बुक कैसे लिखा जाए, मोनोग्राफ लिखना जान जाता है और रिसर्च पेपर बनाना जान रहा है, और एक इंटर का बच्चा ये भी नहीं जान रहा, यानी एमएससी का बच्चा ये नहीं जान रहा। तो उसके विकास का हम देखते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चे एक जैसे हों, उनका ये जो वातावरण वो लेके आ रहे हैं, पूर्व ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत कुछ हेल्प कर रहा है और बहुत कुछ रोक भी रहा है कि कुछ नया ना सीखें, ये वही चीज सीखें। तो बाल विकास में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। बालक के अपने विकास में करता, व्यक्तिगत मित्रता कैसी हो, व्यक्तिगत दुश्मनी कैसी हो, इन सब में विकास फायदा करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और मोर ओवर एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको जो दुनिया में इतने सारे संभावित विश्व युद्ध हैं और जो विश्व युद्ध हो चुके हैं उन सबको रोकने का सबसे बड़ा अस्त्र है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर आप एक बेहद अच्छा सा बुद्धि से, न सिर्फ बुद्धि बल्कि विवेक से संपन्न स्टूडेंट देंगे संसार को, तो वो ना सिर्फ युद्ध रोकेगा बल्कि उन अच्छाइयों को भी लेके आएगा जो युद्ध के अलावा आपकी धरती को और इनरिच करेंगे, आपकी धरती का विकास करेंगे। वो कौन कतरा को ढूंढ लाएंगे जहाँ पे मनुष्य अभी नोमैड की तरह रह रहा, आदिवासी, वो जानता ही नहीं कि हम लोग क्या है और हम लोग भी उसको नहीं जानते कि वो क्या है। तो इस तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत कुछ लेकर के आता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की विधियों का एक अलग एपिसोड करूंगी क्योंकि ये एपिसोड बहुत बड़ा हो गया और मेरा अपलोड नहीं होता है, मेरे साथ मुश्किल ये है। धन्यवाद। यूट्यूब पे भी मैं डालती हूँ और यूट्यूब पे वो आईडी दूसरी मांग रहे हैं लगातार कि वो इससे ज़्यादा का बढ़ा नहीं लेते। थैंक यू।